और अब क्योंकि शाहीन आफरीदी जरा दूसरे तरीके के रिकॉर्ड बना रहे हैं तो आरिफ याकूब ने कहा यार ये जगह मैं ले लेता हूँ। अगर वकार यूनुस कोच हैं तो उनका नाम उनको लेना पड़ेगा, लेना ही लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। ये PSL है, यहाँ पर वो प्रेशर नहीं है कप्तानी का जो कि पाकिस्तान टीम में जाके होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बाटा प्रेजेंट्स हमारा HBL PSL ओनली ऑन हम न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब फेसबुक वी आर एवरीवेयर एंड यू कैन वॉच द एपिसोड्स देयर एज वेल। और आज का जो मैच हुआ 13वां मैच PSL सीजन 9 का 2024 का बड़ा ही एक्साइटिंग और हैरत अंगेज मैच हुआ। इस मैच के टर्निंग पॉइंट्स हैं इस मैच के अंदर। मैच था पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच जिसको पेशावर ज़ल्मी ने जीत लिया। यही न्यूज़ आई है कद्दाफी स्टेडियम से कि पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ढेर तो नहीं किया लेकिन एंड तक मैच चलते आखिरकार पेशावर ज़ल्मी जीत गई। और उसकी क्या सूरत हाल रही, क्या एनालिसिस रहा, उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली तारिक हारून साहब। उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? आज कुछ सर्दी ज्यादा है कराची में, हवा चल रही है, हवा चल गई है, कोयटा की हवा चल पड़ी है। यस, ऐसे ही लग रहा है, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। और ये हवा भी चली है तो साथ में एक्साइटिंग मैचेस की हवा भी PSL में चल गई है। आज ये जो पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच था, कितना ही क्या जबरदस्त और एक्साइटिंग मैच था। हम और आप मिलके भी मैच देख रहे थे तो बड़ी मजा आया देखते हुए। बाबर आजम, आरिफ याकूब, आजम खान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बात कहां से शुरू करें और किस से शुरू करें। तो मैं आपकी तरफ ही बढ़ूंगा, जरा मैच को समराइज कर दें, बताएं आपके थॉट्स क्या हैं मैच देखने के बाद। देखिए, बहुत ही नेल बाइटिंग मैच था, बिल्कुल एक्साइटिंग मैच था। और क्या ही क्रिकेट हुई है। क्रिकेट दोनों तरफ से बहुत ही आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स ने जो है ना वो क्रिकेट खेली है। बैटिंग में ख़ास तौर पे मैं कहूँगा आज़म खान और मुनरू ने जिस तरह से मैच को बनाया और इन दी एंड जाकर वही गलती भी कर गए, जब आसान हो गया तो अपनी विकेट्स थ्रो करके गए, मैं कहूँगा दोनों। लेकिन वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे शायद कि इतना, यानी इस कदर वो बुरा हार जाएंगे इस मैच को। शायद वो इसी वजह से वो ऑल आउट गए कि चलें हम जिस फ्लो में जा रहे हैं उसी में रन बना देते हैं। लेकिन इट्स क्रिकेट और क्रिकेट अनप्रिडिक्टेबल गेम है। और आज के मैच से जो है वो मैं समझता हूँ कि फिर एक मरतबा बहुत बड़ा सबक मिला होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड को और उनकी पूरी टीम को कि इस तरह से नहीं करना चाहिए किसी भी टीम को जिस तरह से उन्होंने किया है। ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो बाबर आजम की बैटिंग आउटस्टैंडिंग इनिंग थी, वर्ल्ड क्लास इनिंग थी। और साथ में स्टार्ट बहुत ही उम्दा किया था साइम अयूब ने। और उसके बाद उनके भी क्लैप्स हुए थे, मिनी क्लैप्स, 2-3 विकेट्स गिरी थी वहाँ। लेकिन उन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया था, थोड़ा पार्टनरशिप लगाने की तरफ चले गए थे बाबर आजम और उनके साथी। और आखिरी 4 ओवर्स में उन्होंने फिर एक्सेलरेट किया, कोई 4-5 ओवर में 75 स्कोर किए हैं। आप ये देखिए कि बाबर आजम ने पहले 50 39 बॉलों पे किए हैं और दूसरा 50 उन्होंने जो है वो जस्ट 20 बॉल्स पे किया। तो कितनी शानदार उनकी इनिंग थी कि कितना अच्छा फिनिश किया उन्होंने। लेकिन जो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा इन दी एंड वो आरिफ याकूब, जिनके एक ओवर से पूरा का पूरा मैच ही टर्न हो गया। पूरा का पूरा मैच झोली में आके गिर गया पेशावर ज़ल्मीज़ के। और मैं समझता हूँ कि ये एक वन ऑफ द बेस्ट ओवर हो गया है PSL की हिस्ट्री का। आई थिंक 2 रन देकर 4 आउट, अनबिलीवेबल ओवर था। और मैं तो ये कहूँगा कि एक और कैंडिडेट जो है ना वर्ल्ड कप की लाइनअप में, एक न्यू कमर, एक इमर्जिंग एक और कैंडिडेट जो है वो डोर नॉक करने लग गया है कि जनाब हम भी पड़े हैं राहों में, ज़रा हमें भी आजमा कर देखिए। और क्या ही ओवर किया है, इतने भरे मजमे में, इतने बड़े क्राउड में और इतनी प्रेशर सिचुएशन में जो उन्होंने बॉलें की हैं, जो बेहतरीन एरियाज़ में बॉल की है, लेफ्ट हैंडर्स और राइट हैंडर्स। उस 4 जो आउट किए हैं उन्होंने, उसमें उन्होंने 2 लेफ्ट हैंडर आउट किए हैं और 2 राइट हैंडर आउट किए हैं। यानी अनबिलीवेबल है मेरे लिए। और बस यही कहूँगा कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, थोड़ी सी बैड क्रिकेट, थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि अनएक्सपीरियंस शो किया है। वरना बिल्कुल स्मार्टली अगर खेलते, थोड़ा सा भाग भूग के रन बनाते, हैदर अली हो गए या फ़हीम अशरफ हो गए, इमाद वसीम हो गए, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेटर्स हैं, माजी में इन्होंने शो किया हुआ। लेकिन आज सारे के सारे फ्लॉप हो गए। आई थिंक बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया है इस्लामाबाद की टीम ने। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी नाइसली समराइज्ड। इससे पहले कि हम मैच में मजीद जाएं या चीज़ें कुछ डिस्कस करें, आपने क्राउड की बात करी। क्राउड हमें नज़र आई दुआएं भी करती हुई,
क्राउड हमें नजर आया कि वो बड़ा इन्वॉल्व हो रहे हैं मैचेस के अंदर, और यही खूबसूरत बात होती है, स्पेशली जब लाहौर के, इस्लामाबाद के या इवन मुल्तान के ग्राउंड्स के अंदर मैच हो रहे होते हैं। कुछ शिकायत हैं ओवरऑल शायद पाकिस्तान को, मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप इस पे कमेंट करें कि जब ये कराची में मैचेस खेले जाते हैं तो वो क्राउड का पुल या वो क्राउड का प्रेशर या उस तरीके से वो नजर नहीं आता। तो हम अपने इस प्लेटफॉर्म से क्या अपील कर सकते हैं, आपके थ्रू भी अपील कर सकते हैं कि अब पीएसएल का सीजन कराची में आने वाला है और लंबे मैचेस होने वाले हैं, 11 मैचेस है कराची में इंक्लूडिंग द फाइनल एज वेल, और सारे प्लेऑफ मैचेस भी। क्या लोगों को कहना चाहेंगे कराची में नेशनल स्टेडियम में जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग पीएसएल को सक्सेसफुल बनाएं, पार्ट हों इसका? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा ब्रांड है। पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग है और ये पूरे पाकिस्तान की है। और लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो तो हमेशा प्रूफ करते हैं। देखिए, आज हालांकि लाहौर का मैच नहीं था, लेकिन फिर भी क्राउड जो था वो भरपूर उन्होंने शिरकत की। और कराची के अवाम से मैं ज़रूर अपील करूँगा कि वो, हालांकि हमने ये भी देखा है माजी में कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट के जब सेमीफाइनल्स या फाइनल्स हुए T20 के, तो हाउसफुल तो छोड़े, हमने छतों पर लोगों को चढ़े हुए देखा है डोमेस्टिक। जी हाँ, डोमेस्टिक T20। ऐसा नहीं है कि कराची का क्राउड जो है वो क्रिकेट लविंग नहीं है या उन्होंने सपोर्ट नहीं किया कभी भी, वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। आई थिंक थोड़ा सा सिक्योरिटी का रीज़न भी आता है, आड़े आता है। दूसरी चीज़ ये होती है, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, वो स्टेडियम अगर जाने के लिए, मैच देखने के लिए अगर हमने जाना है, तो वो 2-3 किलोमीटर हमने जो है ना वॉक करना है, वॉक इन करना है, फिर जाना है। फिर सिक्योरिटी के बहुत सारे मसाइल हैं, और हो सकता है कि चंद लोगों को ये जो है ना प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हों, जिसकी बिना पर लोग यही कहते होंगे चले यार टेलीविज़न पे ही देख लेते हैं, वो रिप्लेस वगैरह सारी चीज़ें तो देखने को मिल जाती हैं। लेकिन जो मज़ा ग्राउंड में जाकर, वहाँ जाकर सपोर्ट करने में, उस जश्न में शामिल होने का मज़ा है, जहाँ पर वो लाउड जो है ना एक सिनेरियो होता है और एक माहौल ऐसा बना हुआ होता है कि जहाँ पर आप जाकर इंथुजियाज़म भी शो करते हैं, आप इंजॉय भी करते हैं, और आप टेलीविज़न पर भी आ सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि दोबारा से मैं अपील करता हूँ कराची की जो आवाम है, ख़ास तौर पे यंग जनरेशन है, फैमिलीज़ हैं, उन्हें जाना चाहिए, जाके एंजॉय करना चाहिए। और इतना ज़्यादा इस मरतबा पीएसएल की एक और मैं पॉजिटिविटी शेयर करूं कि वो सोशल वर्कर्स को, स्पोर्ट्स इंडिविजुअल्स को, यानी जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया, अचीवर्स को बुलाकर ऑब्लाइज कर रहे हैं, ना सिर्फ उनके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं बल्कि उनको प्राइज़ मनी भी दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें सपोर्ट करनी चाहिए और सबको जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो पीएसएल जब कराची में आए या किसी भी शहर में हो, आप, हमारा काम है कि हम उसे सपोर्ट करें, अपने मुल्क को भी सपोर्ट करें। खैर, ये बात अपनी जगह, लेकिन अगर हम जल्दी से जरा स्कोर कार्ड पर नजर डाल लें तो पेशावर जल्मी ने पहले बैटिंग की और 201 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पे, और पूरे 20 ओवर खेले, जिसमें ऑब्वियसली एज वी मेंशन्ड बाबर आजम की सेंचुरी शामिल है। 111 रन बनाए और नॉट आउट रहे। बाबर आजम ने जवाब दे दिया सारे अपने जितने भी उनके ऊपर सवाल उठ रहे थे या क्वेश्चन मार्क उठ रहे थे। आपको लग रहा है कि अब फॉर्म वापस आ रही है उनकी या आ चुकी है? क्योंकि पिछले मैच में भी हमने देखा उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही थी, अच्छी खासी, और अब वो हमें क्लासिक अपने शॉट्स और सारी चीजों में नजर आए। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, उन्होंने जवाब दे दिया। जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि बाबर की वो क्लास है जब उस पर कोई किसी किस्म का क्रिटिसिज्म आता है, चाहे वो ऑडियंस की तरफ से हो, चाहे वो ओपोनेंट दूसरी कंट्रीज से हो या हेटर्स की तरफ से हो, तो वो परफॉर्मेंस से जवाब देते हैं हमेशा। और आज उनकी जो बैटिंग थी वो बिल्कुल इवॉल्व होती हुई नजर आई है। जिस तरह से उन्होंने दूसरा 50 किया है, पहला 50 जैसा कि मैंने पहले कहा 39 बॉलों पे, एक जस्ट बाबर आजम लाइक इनिंग थी, एक नॉर्मल था उनके लिए। खूबसूरत वो हमेशा से खेलते हैं, टाइमिंग उनकी हमेशा अच्छी होती है, उनका बैलेंस हमेशा से बहुत अच्छा होता है। लेकिन आज जो उन्होंने करके दिखा दिया है, वो उन्होंने वो दिखाया कि जिसकी मुझे बहुत देर से ख्वाहिश थी। क्योंकि बाबर आजम में जो पोटेंशियल है वो हमें मालूम है, उसमें जो पोटेंशियल है वो उसका 50% खेलता है। लेकिन जिस दिन वो खेलता है अपने फुल पोटेंशियल के साथ, तो आज देखिए जैसा कि उन्होंने दूसरी 50 जो है वो सिर्फ 20 बॉलों पे बनाए, यानी 39 बॉलों पे 50 और 59 बॉलों पे 100। तो जब ये कैपेबिलिटी मौजूद हो जिस प्लेयर में, मैं समझता हूँ कि उन्हें और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। जो हमारे लोकल लोग अगर उनके ख़िलाफ़ चले जाते हैं किसी तरह, तो उन्हें ये पहलू भी देखना चाहिए कि वो इज़ अ वन एंड ओनली, जो कि हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। बाबर आजम एक ऐसा बैट्समैन आया है, एक ऐसा बैटर आया है, आप पास हिस्ट्री उठा के देख लें, ये फ्यूचर में आपके लिए, जैसे जस्ट लाइक सचिन तेंदुलकर ने जो कर दिया इंडियन बैटिंग लाइनअप के लिए, तो आज तक उनकी जो
बैटर्स आते हैं वो आते हैं किस किस तरह के बैटर आने लगे। उससे पहले इंडिया के पास इस किस्म के बैट्समैन कभी नहीं आए थे। जब सचिन तेंदुलकर आया तो उन्होंने प्रूव किया, उन्होंने फिर अपने आप को इवॉल्व किया और कितना फाइन ट्यून किया अपने आप को, किस किस तरह की इनिंग्स कहाँ कहाँ नहीं खेली। वही क्लास बाबर आजम में भी मौजूद है। हम सबको सपोर्ट करना चाहिए उनको, ताकि वो मज़ीद अपने आप को इवॉल्व कर सकें और अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी मज़ीद उजागर कर सकें, जिससे यंगस्टर्स को, आने वाले जो यंगस्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा। और वो बाबर आजम के फॉलोअर्स बहुत फॉलोअर्स हैं, क्रिकेटर्स ख़ास तौर पर बैट्समैन। तो मैं समझता हूँ कि उनको भी मुबारकबाद। और बाबर आजम ने आज अपनी एक झलक दिखाई है, जिससे ये मैं समझता हूँ कि ये दुनिया में मज़ीद कारनामे कर सकते हैं मैच विनर की सूरत में। जैसे कि लोग कंपैरिजन करते हैं कि यार विराट कोहली जो है वो जो है बड़ा बैट्समैन है क्योंकि वो फिनिशर अच्छा है, मैच विनर है। तो वो फ़र्क सिर्फ यही है, विराट कोहली भी स्ट्राइक रेट को एक्सेलरेट करते हैं और छक्के भी लगा देते हैं, चौके भी। तो बाबर ने भी आज अपनी वो क्लास शो की है। मैं थिंक यानी इसका मतलब ये है कि हम मान लें कि किंग कर लेगा। बिल्कुल कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, बाबर हमें एक्सपेरिमेंट करते हुए भी नजर आया आज दोबारा। साइम अयूब को एज अ बॉलर इंट्रोड्यूस करवाया और लकीली साइम अयूब ने अपनी इनिंग्स में उनको सलमान अगा ने आउट किया और उन्होंने एक तरह से बदला ले लिया और साइम अयूब ने सलमान अगा को आउट कर दिया। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रही है कि बाबर इवॉल्व भी कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते हुए नजर आ रहे हैं, एक नई डायरेक्शन में जाते हुए नजर आ रहे हैं, जो हमें शायद बाकी और जगह कुछ हैं जो हम डिस्कस भी कर चुके हैं अपने पिछले प्रोग्राम्स में, कि वो लोग उस तरह से पोटेंशियल दिखाते हुए नजर नहीं आ रहे चीजों में अपनी, जो कि उन्हें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो इस तरह का कुछ है कि कमियां लग रही हैं या कमियां ज्यादतियां। पहले मुझे एक सवाल इससे पहले जवाब दें आपके, क्वेटा ग्लैडिएटर्स आपकी फेवरेट टीम है जी, आप पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करेंगे? ये पेशावर ज़ल्मी को मानना पड़ेगा। देखिए जो चीज़ है वो है, पेशावर ज़ल्मीज़ ने पहले 2-3 मैचेस के बाद से जो टेक ऑफ किया है, मैं समझता हूँ कि अब जो उनकी परफॉर्मेंसेस आ रही हैं और जिस तरह से उनका कॉम्बिनेशन बन गया है बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में, तीनों शोबों में वो एक जेल यूनिट बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब मुझे तो ये जो है ना वो टॉप रैंकिंग की टीम लगने लगी है। सिर्फ 3 मैचों में इन्होंने इतना ज़्यादा इवॉल्व किया, इतना ज़्यादा इन्होंने इम्प्रूव किया है एज अ टीम, कि मैं समझता हूँ कि अब ये टॉप रैंकिंग में जस्ट लाइक मुल्तान सुल्तान को इन्होंने एक तो हराया, फिर कोयटा ग्लेडिएटर से आई थिंक का मैच बाकी है, अभी उनका होना बाकी है। जब ये बॉटम पे थे, इन्होंने जब टॉप टीम को हराया तो वहीं से इनका कॉन्फिडेंस लिफ्ट हो गया। लाहौर कलंदर्स को भी हराया, लाहौर कलंदर्स को इन्होंने हराया, वो तो खैर थी बॉटम पे लेकिन बड़ी टीम है। तो अब जो मैं इनको ये देख रहा हूँ ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, जो इन्होंने प्रोग्रेस की है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट साइड हो गई है। मुझे तो ये टॉप 2 में आती हुई दिख रही है जब ये लीग मैचेस खत्म होंगे। इंटरेस्टिंग। जी हाँ, मतलब आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को थोड़ा सा कम रेट करते हुए पेशावर ज़ल्मी को ऊपर लेके जा रहे हैं। देखिए कंपैरिजन करते हैं हम डे बाय डे। देखिए जितनी कम मिस्टेक्स करेगी एक टीम, उतना ही वो इम्प्रूव करेगी। आज इन दोनों का मैच था, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, मैं समझता हूँ मिस्टेक्स तो एक तरफ ब्लेंडर मारा है कि वो जीता हुआ मैच वो जिस तरह से उन्होंने दिया है। अब मुझे बताइए कि उनका क्या कॉन्फिडेंस लेवल रह जाएगा इनके नंबर 6, 7, 8 पे जो ऑलराउंडर्स आए। वो ऑलराउंडर्स हैं, वो रिकग्नाइज ऑलराउंडर्स हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में मैचेस जिता चुके हैं पाकिस्तान को, लेकिन उन्होंने भी एक आसान मैच में आकर जो है वो नहीं कर पाए। उसके बरक्स एज ए टीम आप उनका कॉन्फिडेंस देखिए ज़ल्मीज़ का, कि वो एक हारा हुआ मैच, वो एक ओवर से जो है ना वो ऐसा उन्होंने गैम्बल किया वहाँ पर। हालांकि मुनरो खेल रहे थे, राइट आर्म लेग स्पिनर को ओवर देना एक तो ब्रेव डिसीजन मैं इसको कहूँगा। जैसा कि आपने बात की बाबर आजम की, बिल्कुल वो एज ए कैप्टन भी इवॉल्व हो रहे हैं और वो इम्प्रूव कर रहे हैं डे बाय डे। और सबसे बेस्ट थिंग पता है क्या है, वो ये है कि ये PSL है, यहाँ पर वो प्रेशर नहीं है कप्तानी का जो कि पाकिस्तान टीम में जाके होता है। तो मैं समझता हूँ अगर कैप्टनसी को ग्रूम करना हो किसी को भी, तो वो PSL में उसको ज़्यादा से ज़्यादा मौका देखिए, वहाँ पर रखना चाहिए। वहाँ पर लेस प्रेशर होता है। इनकी अपनी परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग जा रही है पिछले 2 मैचों से, और एज ए कैप्टन आज बहुत ही काम, कूल, अंडर प्रेशर नजर आए। हमने नहीं देखा बाबर आजम, हालांकि पाकिस्तान की क़यादत करते हुए भी हमने इन्हें देखा गुस्सा करते हुए उस दौरान माजी में, लेकिन आज वो बिल्कुल ही अंडर कंट्रोल थे टिल दी एंड। आरिफ याकूब को लेकर आए और वहां से उनको वो प्राइज मिला कि जिसके वो मुंतज़िर थे। इसी पे मैं आना चाह रहा था कि एक टाइम तक कभी पेशावर ज़ल्मी को कहा जा रहा था कि यार बैटिंग अच्छी है, फील्डिंग अच्छी है, बॉलिंग में थोड़ा मार खा जाते हैं और ये सब कुछ हो जाता है कि यार बॉलिंग में इतने नहीं चल पाते। बट आज हमने कुछ और देखा। आरिफ याकूब आए, आरिफ याकूब ने आते ही एक रिकॉर्ड कायम कर दिया एक और,
कि जी पीएसएल में सेकंड बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 5 विकेट हॉल किया है, और ये शाहीन आफरीदी को रिकॉर्ड जा रहा था, और अब क्योंकि शाहीन आफरीदी जरा दूसरे तरीके के रिकॉर्ड बना रहे हैं तो आरिफ याकूब ने कहा यार ये जगह मैं ले लेता हूं। 1 ओवर में 4 विकेटें और सिर्फ 2 रन दिए हैं आरिफ याकूब ने। वही मेरे ख्याल से तो वही टर्निंग पॉइंट था इसका, तारिक भाई। बिल्कुल। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट मैच के बाद भी आया, खैर वेल डिजर्व्ड एंड वेरी वेल डिजर्व्ड। बाबर आजम रहे मैन ऑफ द मैच इस मैच के। तो 2 बातें हो गई, एक आरिफ याकूब की विकेट्स और एक बाबर आजम की सेंचुरी। अगर आपको ये डिसीजन दिया जाता कि मैन ऑफ द मैच डिसाइड करें इसका, सो हु वुड हैव बीन योर पिक? देखिए मेरी पिक स्ट्रेट अवे आरिफ याकूब होती। गो के बाबर की इनिंग आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन 18वें ओवर तक सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैच इस्लामाबाद जीत गया और मैन ऑफ द मैच हो जाना था आजम खान को। जितना वो 30 खेले थे, 30 बॉलों पे 75 रन। लेकिन अगर ये मैच जीते हैं, और मैन ऑफ द मैच आया कब, जीतने के बाद आया, तो जिताया किसने? वो आरिफ याकूब के उस ओवर ने। तो खैर इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसी मैन ऑफ द मैच है, सबको पता है कि मैच उनके उस ओवर से टर्न हुआ है। लेकिन जो इनिंग खेले हैं बाबर आजम, वो इनिंग भी आउटस्टैंडिंग थी, वो किसी कदर कम नहीं थी कि उन्हें मैन ऑफ द मैच अगर दे दिया है तो कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन आरिफ याकूब, अगर आपने मुझसे पूछा अगर मैं जूरी का मेंबर होता तो मैं ज़रूर आरिफ याकूब को इनकरेज करता कि जिस तरह का ओवर, ये कभी कभी ऐसे ओवर्स होते हैं सर, ये पीएसएल की हिस्ट्री में आई थिंक शायद पहला ओवर होगा, इससे पहले मेरी नॉलेज में नहीं, कि एक ओवर में 4 आउट कर देना 2 रन देकर, वो भी इतने क्रूशल टाइम पे। तो इनकरेजमेंट दिखानी चाहिए थी। अगर जूरी ने नहीं दिखाई तो ज़ल्मीज़ की जो मैनेजमेंट है या ऑनर लीडर वगैरह जो भी हैं, उनसे मैं कहूँगा कि ज़रूर उनको इनामात से जो है ना उसकी झोली भर देनी चाहिए आरिफ याकूब की, ताकि उसको इनकरेजमेंट भी हो और उसका कॉन्फिडेंस मज़ीद लिफ्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, हमें सैमी नजर आए थे बाबर से बात करते हुए, कुछ वो राजो नियाज की बातें कर रहे थे जब ये आरिफ याकूब को इंट्रोड्यूस कराया गया। तो आपको लग रहा है कि राजो नियाज की बातें यही थी कि यार आरिफ याकूब को लेके आओ, बॉलिंग में एक्शन चेंज, बॉलिंग चेंज करो, फास्ट बॉलर्स को ना दो? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है, और 99% यही चांस हो सकता है, क्योंकि फास्ट बॉलर्स तो बहुत ज़्यादा रन दे रहे थे उस मौके पर, वो बहुत इजीली रन बना गए थे। एक तो मैं कहूँगा कि वहाँ आजम खान जो है वो अननेसेसरी आउट हुए, खैर वो आउट हो गए थे। तो उसके बाद मुनरू ने जो है ना वो गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला, पहली ही बॉल पर निकल कर जो है वो शॉट मार दिया, और बॉल वहाँ पर थी नहीं, फिर भी उन्होंने मार दिया और वो मिस कर गए। लेकिन आपने जो कहा बिल्कुल ब्रिलियंट कोच हैं, सैमी कैप्टन भी रह चुके हैं माजी में, और बहुत ही रिनाउंड, और सबको मालूम है कि कितने बड़े कैप्टन रह चुके हैं वो अपने वेस्ट इंडीज़ के, वर्ल्ड कप जिता चुके हैं। बिल्कुल, और साथ में उनके जो डगआउट में मज़ीद बॉलिंग कोच बैठे हुए हैं उमर गुल, और मज़ीद भी इनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इनका ये डिसीजन बहुत ही शानदार था कि आइए अब गैम्बल खेलते हैं कि एक स्पिनर को ओवर दे के देखते हैं, क्योंकि अब वो जो उनका मोमेंटम है पेस अटैक पर रन बनाने का, तो वो थोड़ा सा ब्रेक होगा। और वो थोड़ा सा ब्रेक करने गए थे, लेकिन उसको इतना बड़ा रिवॉर्ड मिला कि वो पूरा की पूरी टीम ही उसने बिखेर के रख दी, आरिफ याकूब के ओवर ने फिनिश कर दी। और ये इस्लामाबाद के, मैं तो कहूँगा कि इस्लामाबाद के हाथ में आया हुआ मैच और छीन के ले आए, जैसे कि आप भी कह रहे थे। इसका मतलब तारिक भाई ये कि कोच की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिर्फ अकेले हम एज अ व्यूअर कैप्टन को देखते हैं कि यार कैप्टन 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 कैप्टन, लेकिन सैमी एज अ कोच बड़े इन्वॉल्व नजर आते हैं। और शायद पेशावर ज़ल्मी की जो एक ग्रोथ हो रही है ड्रास्टिकली, अब बॉलिंग साइड पे भी ग्रोथ हो रही है, या आरिफ याकूब को पिक करना है, इसमें कहीं ना कहीं कोचिंग स्टाफ का भी हाथ है, और कोच सैमी का भी हाथ है, और उमर गुल का भी हाथ है। इसका मतलब कि वो कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट अप्लाइज टू अक्रॉस द बोर्ड। अगर जो हमारी पाकिस्तानी टीम है उसमें भी जो कोचेज हैं वो उस तरह से मोटिवेट रखें टीम को, और अपने डिसीजंस या डिस्कशन का जो एक वो है, वो कोच और कैप्टन में बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। आई बिलीव दैट ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए कोच बेसिकली कोच जो है वो प्लानर होता है। वो जिस तरह के आकर उसने मशवरा दिया, वो एक प्लान का हिस्सा हुआ कि आइए अब ये प्लान करते हैं, मेरा मशवरा ये है कि आप इससे बॉल कराएं। XYZ कभी भी कोच जो है वो बैटिंग ऑर्डर को चेंज करने का मशवरा देता है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कैप्टन के साथ वो अप एंड डाउन देखते हैं। हम जैसे कल के मैच में शाहीन ने जो है वो बताया कि हमने लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन रखा, तो वो दोनों कोच और कैप्टन की अंडरस्टैंडिंग से उन्होंने वो स्ट्रैटेजी की। तो स्ट्रैटेजी को बनाने वाला कोच होता है, और कैप्टन जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन कैप्टन के पास अथॉरिटी जो है वो ज़्यादा होती है रोप के अंदर, क्योंकि अगर मशवरा जाता है और कैप्टन उसको
ना भी लेना चाहे तो वो उसका राइट होता है, क्योंकि मैच के अंदर के डिसीजन वो कैप्टन के होते हैं। लेकिन जहां कोच और कैप्टन की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाए, इनकी कैमियो अच्छी हो जाए, तो वहां पर आज जैसा मैच जो प्रोड्यूस हुआ है ना, इस तरह के रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। एग्जैक्टली। और आज के मैच में एक बड़ा रोल आजम खान ने भी प्ले किया, जो इस मैच को इस्लामाबाद यूनाइटेड के हक में तकरीबन ले आए थे मुनरो के साथ, और एक बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप हमने देखी। आजम खान ने अच्छे खासे रन स्कोर किए, आई थिंक 75 रन कर गए थे वो बड़ी जल्दी, और उन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया इस PSL 9 में, सबसे फास्टेस्ट 50 का। 21 बॉलों में अपनी 50 रन कंप्लीट कर ली है, और ये वन ऑफ द रिकॉर्ड्स है। देखते हैं कि आगे जाते हुए PSL में ये रिकॉर्ड टूटता है। मुझे उम्मीद है रावलपिंडी के ग्राउंड्स में जब ये PSL जाएगा तो वहां जरा स्कोरिंग और बैटिंग की पिच जरा हमवार होती है, तो इसलिए वो स्कोर शायद बढ़ जाए। हाउएवर एक चीज हमने देखी आरिफ याकूब के इंटरव्यू में, मैं थोड़ा सा इस पे हाईलाइट करना चाहूंगा। कुछ कल्चर का इशू कह लें तारिक भाई, या कुछ ऐसी बात कर लें कि जो हमारे यहाँ बड़ी कॉमन है लेकिन कहीं और नजर नहीं आती, और मैं जानना चाहूंगा कि क्यों है ये, और ये होनी भी चाहिए या नहीं। आरिफ याकूब भी आज हमें शुक्रिया करता हुआ नजर आए, यार बाबर आजम का शुक्रिया, उनका शुक्रिया, उनका शुक्रिया। आई नो इट्स ओके टू डू दैट अगर आपसे पूछा जाए कि कौन था, लेकिन ये जो हमारा एक कल्चर चल रहा है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बहुत ही अहम सवाल किया है। बहुत ही जिसे कहते हैं कि जो मेन इशू है एक पर्सनालिटी के ग्रो करने का या पर्सनालिटी के नीचे आने का, वो यही है कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, एक लीडरशिप, एक ऑनरशिप होती है। जैसा कि आपने कहा कि जो खुदी होती है, जो हमारे अल्लामा इकबाल जो कहा करते थे खुदी, तो वो खुदी जो होती है वो फिर बंदे की और जो परवरदिगार है उसकी होती है आपस में। लेकिन ये बीच में जो आ जाते हैं मैनेजर, बिल्कुल ये हमारा ही कल्चर है। मैंने नहीं देखा इंडियन प्लेयर्स को अपने कोचेज़ या लोगों को ऑब्लाइज करते हुए मैन ऑफ द मैच में खुसूसी तौर पे। जब आप मैन ऑफ किसी एक परफॉर्मेंस पे आपको बुलाया है, या मैन ऑफ द मैच हुए हैं, या बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मैच हुए हैं, तो वहाँ सवाल कहाँ से आ गया कि आपका कोच, आप कोच का नाम लें, कैप्टन का नाम लें। बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया। ये सिर्फ वो इन्फ्लुएंस के मारे क्रिकेटर्स हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में, जो कि उनकी ग्रोथ ही इस तरह से होती है कि यार आप ऊपर तो जा रहे हैं, मेरा नाम ज़रूर लेना, है ना। और वो भाई ये मैंने इसको तैयार किया है, तो मैं इसकी कामयाबी में मैं भी पार्टनर हूँ, हिस्सेदार हूँ। यानी एक कोच या एक फैसिलिटेटर वो ज़्यादा क्रेडिट ले जाता है जितना कि प्लेयर को मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा क्रेडिट जो है वो कोच ले जाता है। तो ये कल्चर जो है ना, ये ख़त्म होना चाहिए मैं समझता हूँ, क्योंकि इसमें प्लेयर की जो अपनी खुदी है वो मारी जाती है। हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, पाकिस्तान टीम का कोई भी प्लेयर माजी से जब भी कभी मैन ऑफ द मैच हो रहा है, कोई बॉलर हो रहा है, तो अगर वकार यूनुस कोच हैं तो उनका नाम उनको लेना पड़ेगा, लेना ही लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। इसी तरह जो बैट्समैन कोच है वो बैटिंग कोच का नाम लेगा बैट्समैन। तो मैं समझता हूँ कि ये इस चीज़ से हमें अब आगे निकलना चाहिए और प्लेयर को क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि जो किया है वो उसने किया है। अगर आरिफ याकूब आज उस ओवर में 12-15 रन खा जाते जी, और फिर आकर उससे सवाल होता कि आपसे ख़राब बॉलिंग क्यों हुई, वहाँ पे अगर आरिफ याकूब नाम ले कि बाबर आजम ने मुझे ओवर गलत टाइम पे दे दिया, क्या ये बर्दाश्त करेगा बाबर आजम कभी भी? मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग नहीं करेंगे। मेरा पॉइंट ये है कि जब वो प्लेयर बैड परफॉर्मेंस करे तब कोच का नाम ले, तब अच्छा लगेगा। तो अच्छी परफॉर्मेंस पे क्यों, जो है उसका है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, आप सपोर्ट कीजिए। हाँ, अगर किसी उसके इंडिविजुअल इंटरव्यू में पूरी उसकी लाइफ के बारे में पूछा जाता है, कहीं पे उसका इंटरव्यू हो रहा है, तो वो ज़रूर कोई सवाल करे, जैसा आपने कहा कि यार आपको बचपन से कहाँ आप तैयार हुए, किस एकेडमी में गए, कौन से कोचेज़ ने आपको हेल्प किया, कौन सी चीज़ ऐसी थी जिससे आपकी जो टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में, जो है ना वो तब्दीली कहाँ से आई कि आप जो है ना इस तरह से सोचने लगे, जो पहले जो है वो इतना कामयाब नहीं थे, और किसके बाद आपने अपने आप को जो है वो टर्न किया, जो है ना राइट पाथवे पे, और आपकी कामयाबी कहाँ से शुरू हुई। तब जाकर ज़रूर उस फैसिलिटेटर का, उस कोच का, उस अंकल का, उस वालिद का, उस पड़ोसी का, उस फैन का आप नाम लीजिए, सबका नाम लीजिए। लेकिन एक मैन ऑफ द मैच में आकर जब आप ऐसा करते हैं तो फिर बैड परफॉर्मेंस में भी उनके नाम लीजिए। नेशनल टीम तक अगर ये चीज़ जाती है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तारिक भाई? ऐसी टीम्स होनी चाहिए हैं जो बेसिकली इनको ग्रूम कर रही हों, वो हमारे पास नहीं है और इंटरनेशनल प्लेयर्स के पास हैं या इंटरनेशनल टीम्स के पास हैं, ऐसा कुछ है क्या? ये PCB को देखना चाहिए या ये एक प्लेयर का पर्सनल मोटिवेशन लेवल इतना हो? देखिए, पर्सनली
प्लेयर कर सकता है, लेकिन जैसा कि हमने बात की कि एक कल्चरल एक डिक्लाइन आया हुआ है हमारे यहाँ। हो सकता है वो अगर प्लेयर ऐसा करे तो बहुत लोग उससे नाराज़ हो जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि पीसीबी का काम है और साइकोलॉजिकली इसको देखना चाहिए। साइकेट्रिस्ट की क्लासेस होती हैं, माजी में होती रही हैं, अभी भी होती हैं। साइकेट्रिस्ट आते हैं, प्लेयर्स के साथ बात करते हैं। आई थिंक इसको बिल्कुल अपने उसमें शामिल करना चाहिए अपनी प्लानिंग में पीसीबी को, और तमाम टीम्स को, तमाम प्लेयर्स को ये मैसेज देना चाहिए कि यार प्लेयर से जो है ना वो उसकी जो खुदी है, जो उसका मुकाम है, वो ना ले। उसे कॉन्फिडेंस वहीं से आता है कि यार ये मैंने किया, ये मैंने कर दिखाया, तो वहीं से उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं बार बार कर सकता हूँ। और अगर मैं किसी का नाम ना लूँ तो वो नाराज़ ना हो जाए, फिर ऐसा ना हो कि मेरे साथ वो फिर कहीं रुकावट बन पड़े और कहीं एंगलिंग आ जाए। तो ये डर और खौफ ख़त्म होना चाहिए। और आई थिंक ये इंसान जो है वो आज़ाद पैदा हुआ है तो उसको आज़ाद ही रखना चाहिए। अगर एक आज़ाद आदमी होगा इसका मतलब ये नहीं है कि वो बदतमीज़ हो जाएगा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। True. अगर वो आज़ादाना तौर पे बात नहीं कर सकेगा तो वो फिर आज़ादाना तौर पे परफॉर्मेंस कैसे कर सकेगा? पॉइंट ये है। बिल्कुल। तो ज़रूर इस चीज़ को देखना चाहिए। ये एजुकेशन जो है वो सराउंडिंग में चलानी चाहिए पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट में कि यहाँ इस स्टेज पर, मैन ऑफ द मैच के स्टेज पर, आप किसी का नाम ना लें, आप अपनी बात करें कि आपने क्या किया, आपने क्या ऐसा चेंज किया, क्या सोचा, क्या प्रैक्टिस की जिसकी बिना पर आपने कोई तब्दीली आप देख रहे हैं। या वो है ही परफॉर्मर, वो करता ही है, परफॉर्मेंस करता चला आया, तो बस वो तो अपनी बताएगा। अब ये आरिफ याकूब जैसे अभी बिल्कुल यंगस्टर हैं, पहली मर्तबा इतनी बड़ी परफॉर्मेंस की है, लेकिन नज़र आया कि वो उस कल्चर से होते हुए आए, उनकी ग्रूमिंग वहीं से होती हुई आई है कि उन्होंने यही सोचा कि यार मुझे नाम लेना पड़ेगा। मैं एक और बात बताता चलूँ आरिफ याकूब के हवाले से जी। पिछले दिनों ये जब डोमेस्टिक T20 के बेस्ट बॉलर हुए, फिर इनके इंटरव्यूज़ हुए तो उसमें इन्होंने नाम लिए लोगों के, लेकिन कुछ लोगों के नाम नहीं लिए, तो वो नाम लेने चाहिए थे उनके भी, यानी उन्होंने भी सपोर्ट की। एक प्लेयर होता है हमारे यहाँ, ज़्यादातर आपको पता है लोअर मिडिल क्लास से प्लेयर्स आते हैं और परफॉर्म करते हैं, खेलते हैं, तो वो लोगों की सपोर्ट, जो क्रिकेट लवर्स होते हैं या टीम्स के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, वो अपने इन प्लेयर्स को सपोर्ट करते रहते हैं, फाइनेंशियली हो या मॉरली हो। तो एक दो लोगों के वो नाम उन्होंने नहीं लिए थे तो बाकायदा लोग नाराज़ होने लगे और क्रिकेट के हलकों में बातें करने लगे कि उन्होंने इंटरव्यू में जो है ना नाम ले लिया। तो ख़त्म करना चाहिए इस कल्चर को। आप क्या नाम के लिए हेल्प करते हैं किसी की? तो वो तो नेकी नहीं जिस जो आपने बदला लेने के लिए की। आई मीन हमारा कल्चर ही नहीं है, हमने पता नहीं किन का कल्चर जो है अडॉप्ट कर लिया है। आई होप दिस डिमिनिशेस और ये चीज़ ख़त्म हो ताकि हम वाकई आज़ादाना सोच के साथ हमारे प्लेयर्स भी खेल सकें और हमें भरपूर क्रिकेट देखने को मिले। तारिक भाई, अगर मैं आपसे पूछूं, अब तक जितना भी PSL हुआ है, आप चलें आपको सिलेक्टर बना देते हैं थोड़ी देर के लिए, पीसीबी का सिलेक्टर आप सेलेक्ट कर रहे हैं टीम T20 के लिए, मुझे 2 ओपनर्स दे दें। साइम अयूब, बाबर आजम, 3 दे देता हूँ सर प्लीज़। साइम, बाबर और आई मीन अभी क्वेश्चन मार्क है, अगर फ़खर अपनी फॉर्म को रिटेन करते हो, टीम में आज आने के काबिल होते हैं स्टिल, क्योंकि अभी 5 मैचेस बाकी हैं, तो देखिए कमबैक का मौका देना चाहिए। तो फ़खर वाकई में मैच विनर है, लेकिन अगर वो फॉर्म में हो, अगर वो फॉर्म में हो, अगर वो फॉर्म में ना हो तो एक आध इनिंग पे बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन ये 2 ओपनर जो इनकी कैमियो बनी है 2 मैचों में, दोनों इनिंग में 100 रन की तकरीबन, एक 100 की पार्टनरशिप, दूसरी 70-75 की पार्टनरशिप, तो जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है, देखिए इनके जो तालमेल है, ये बिल्कुल नॉर्मल क्रिकेट खेल के बिल्कुल आसानी से ये 10 रन पर ओवर सर्कल में बना रहे हैं इजी। आज भी 65 कर दिए 6 ओवर में, और उसमें कोई स्लॉगिंग नहीं है, कोई रैश शॉट नहीं है, कोई डाउन द पिच निकल के कोई शॉट नहीं, अगर है भी तो टोटली क्रिकेटिंग शॉट है, प्योर क्लासिकल शॉट है। और सिंगल्स जो की है, किसी भी इनिंग को, किसी भी पार्टनरशिप को बिल्ड करने के लिए जो सिंगल्स हैं वो की होती है। लेफ्टी राइटी ये बॉल बहुत कम डॉट खेलते हैं दोनों, अगर इनको बाउंड्री बॉल नहीं मिलता तो ये सिंगल लेके उधर चले जाते हैं। बहुत ही शानदार इनकी कैमियो है। मैं समझता हूँ कि ये जो जोड़ी है वो परफेक्ट है। आने वाले मैचेस में भी आप नज़र रखिएगा इनकी इस अंडरस्टैंडिंग पे कि किस तरह से ये अंडरस्टैंडिंग से लेके चलते हैं इनिंग को, और दोनों में से अगर एक आउट हो जाता है तो दूसरा ज़रूर टिल दी एंड जाता है। तो ये जो प्लानिंग है इनकी, जो मैंने देखी है पिछले 2 मैचेस से, तो मैं देखना चाहूँगा कि मज़ीद भी इससे फ़ायदा, और इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है जलमीज़ को बैटिंग में। हालांकि इनके क्लैप्स आ जाते हैं, आज पावल जो है बहुत फॉर्म में थे, वो आते ही आउट हो गए,
और नीचे भी किसी ने नहीं किया, लेकिन बाबर आजम एंड तक गए और उसको स्ट्राइक रेट को भी ऊपर ले गए, रन रेट को भी। तो ये दो तो हैं अभी। तो बाकी ख्वाजा नाफे डोर नॉक कर रहे हैं, और ओपनिंग लेकिन वो वन डाउन पोजीशन पे खेलते हैं, ऑलमोस्ट ओपनर ही हो जाता है। लेकिन आई थिंक दीज आर द बेस्ट, ये दो ओपनर्स आपको, यानी आप अब क्या ये कहना गलत होगा कि बाबर और साइम के साथ अगर ये ओपनिंग पेयर बनता है तो हमें आमिर सुहेल और सईद अनवर दोबारा मिल रहे हैं? हाँ, देखिए वो उस दौर के हिसाब से वो बहुत ही शानदार जोड़ी थी, बहुत ही शानदार जोड़ी थी। मॉडर्न क्रिकेट में आई थिंक दीज आर दी बेस्ट ओपनर्स। मैं समझता हूँ पूरी पीएसएल में इस तरह की ओपनिंग जोड़ी जो है वो नहीं है। मैं आपसे पूरी टीम बनवाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान टी20 की। अभी सिर्फ हम ओपनर्स पे रहे हैं आज, हम जैसे जैसे हमारे शोज भी आगे बढ़ेंगे तो जरा एक्साइटिंग चीजें, ताकि हम टी20 की भी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि जब पीएसएल खत्म हो तो एक टीम हम बना के भी दे देंगे, ये टीम बनती है आपकी इसकी परफॉर्मेंस पे। हमारे एचबीएल पीएसएल जो है उसकी टीम होगी। अच्छा खैर, अब जरा आगे बढ़े। आज का मैच तो हो गया, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच था और मुझे लग रहा है कि इंटरेस्टिंग मैचेस देखने को मिलेंगे। लेकिन कल एक मैच है, मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स। बिफोर यू से एनीथिंग, मुल्तान सुल्तान का मैच हुआ पेशावर ज़ल्मी से। पेशावर ज़ल्मी सबसे बॉटम पे थी और आज हमें वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है बड़ी तेजी से। देख रहे हैं ऐसा लाहौर कलंदर्स के साथ? देखें, ये मौका भी आखिरी है उनके पास और ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि वो टॉप टीम जो जिस तरह वो पहले हारी थी ज़ल्मी से, आई थिंक वो थोड़ा सा रिलैक्स हुए थे तो वो हार गए थे। और ये इस मैच में भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मुल्तान सुल्तान जो है वो थोड़ा सा भी अगर रिलैक्स खेली तो चूँकि वो फुल स्ट्रेंथ के साथ आएंगे, पूरी पावर के साथ आएंगे, रीगैदर हुए होंगे, अपनी गलतियों पे उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा होगा, डिस्कस किया होगा लाहौर कलंदर्स, और उनके पास मौका भी आखिरी है। अब उनके पास कोई चांस नहीं है, क्योंकि अब उनको ऑल आउट जीतते हुए ही जाना है। कोई भी मैच हारेंगे वो टूर्नामेंट से आउट हो जाएंगे, तो वो बहुत हार्डली आएंगे। और मुल्तान सुल्तान ने अगर ज़रा सी भी मिस्टेक्स की तो फिर हाई चांसेस हो जाएंगे एक दोबारा अपसेट होने का इस टूर्नामेंट में। जैसा कि पहले वो अपसेट ज़ल्मीज़ को कहाँ से कहाँ ले गया, इसी तरह लाहौर कलंदर्स के पास भी एक वो विनिंग स्ट्रीक मिल जाएगी, उनको एक जीत मिल जाएगी कि जो उनको बहुत ही ज़रूरी है। अभी तक एक मैच भी नहीं जीते, तो उनको जीतना आ जाएगा मैं कहूँगा इस पीएसएल में। माजी में जो हुआ वो पास्ट है, वो हो गया, लेकिन करंटली वो अभी तक जीतना नहीं सीखे हैं इस टूर्नामेंट में। तो एक मैच जीत के उनको बहुत कुछ हासिल होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा हम नहीं कह सकते कि लाहौर कलंदर्स हार जाएगी, क्योंकि दोनों अच्छी टीम है, देखते हैं क्या होता है। और शायद विनिंग स्ट्रीक लाहौर कलंदर्स की शुरू हो, क्योंकि अब उन्हें क्वालिफाई करने के लिए सारे मैचेस अपने जीतना है। अच्छा, एक छोटा सा दो सवाल जो कि रिलेटेड हैं आपस में। Give one message to Shaheen Afridi as Lahore Qalandars captain. Consider yourself as a coach. मैं आपको डिफरेंट रोल्स में आज लेके जा रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि यार हर टीम को मौका मिले। पीएसएल है, हमारा अपना पीएसएल है, तो जरा फॉर्म में आए लोग। शाहीन अफरीदी को अब कल मैच है, क्या कहना चाहेंगे आप? कि मैं तो ये मशवरा दूंगा कि वो फ्रंट से लीड करें और अपने कॉन्फिडेंस से टीम को आगे लेके चलें। जब तक कैप्टन की अपनी परफॉर्मेंस नहीं आएगी मैच विनिंग, जस्ट लाइक बाबर को देखें आज कैसी बैटिंग की है उसने, कैसी कैप्टनसी हुई है, फिर उसका कॉन्फिडेंस ही अलग था। तो बॉलिंग फुल हार्टेडली करें, वो बिल्कुल हाफ हार्टेड नहीं करें, अटैक पर जाएं, विकेट्स लेने के लिए जाएं। उनको देखकर टीम की बॉडी लैंग्वेज उठती है, जो भी लीडर होता है। तो रिजल्ट की परवाह ना करें, जो भी हुआ वो हिस्ट्री हो गई, पास्ट हो गया, और पूरे दिल से खेलें। और मैं तो कहता हूँ कि कहीं बैटिंग में महसूस करें कि मैं जा सकता हूँ तो खुद चले जाएं, बजाय इसके कि वो यंगस्टर्स को भेज देते हैं और बैटिंग आर्डर आगे पीछे कर देते हैं। खुद भी लेफ्ट हैंडर है, खुद भी इंटरनेशनल मैचेस में छक्के मार चुके हैं। तो वो उन्होंने खुद को, मैं देख रहा हूँ कि खुद को उन्होंने थोड़ा सा पीछे रख लिया है और दूसरों को आगे कर देते हैं। तो जिम्मेदारी लेनी है, पूरी तरह से लें, पूरा का पूरा मैच अपने ऊपर ही ले लें। तो मेरा मशवरा ये है कि लीड करें फ्रंट से, बैटिंग में भी ज़रूरत पड़े तो जाएं, बॉलिंग में बिल्कुल शेरों की तरह बॉलिंग करें, रिजल्ट की परवाह ना करें। उम्मीद करता हूं कि इनकी फॉर्म वापस आ जाएगी। लाहौर की बेंचेस पे कोई ऐसा है प्लेयर बैठा हुआ जिसको आप ग्राउंड पे देखना चाहेंगे कल, कि वो परफॉर्म कर रहे हो या मैच खेल रहे हो? आई थिंक या फिर एग्जिस्टिंग जो टीम चल रही है दैट कैन डू दैट? मेरे ख्याल में कामरान गुलाम आई थिंक कलंदर्स के साथ है। आई थिंक सो टू, यस। कामरान गुलाम और मिडिल ऑर्डर का रोना रो रहा है पाकिस्तान बहुत अरसे से, और लेकिन वो 3 साल से वो भी दरवाज़ा खटखटाए जा रहे हैं, लेकिन शायद उस दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ है। और मिडिल ऑर्डर बैटर हैं
और बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है। उन्होंने डोमेस्टिक में हमेशा रन किए, अभी रिसेंटली भी उन्होंने सेंचुरीज की है, फाइनल में भी सेंचुरी की है। लेफ्ट आर्म पार्ट टाइम लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं, फील्डर आउटस्टैंडिंग फील्डर हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट प्लेयर हैं और आई थिंक पाकिस्तान का फ्यूचर बन सकते हैं और इस तरह के मैचेस में उन्हें मौका देना चाहिए। सही सही सही। मोहम्मद रिजवान के लिए एक मैसेज। मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही अहम होती है। जैसा कि हर कैप्टन की मैंने कहा कि बाबर परफॉर्म करते हैं तो टीम की परफॉर्मेंस और होती है, इसी तरह जब भी रिजवान परफॉर्म करते हैं तो उनकी टीम की परफॉर्मेंस अलग ही नज़र आती है। तो रिजवान के लिए यही है कि इसी तरह आगे बढ़ते जाएं, जैसा पॉजिटिवली वो जाते हैं, जितना पॉजिटिव इंटेंट उन्होंने पिछले मैच में शो किया है, यंगस्टर्स को मौका दिया है, न सिर्फ मौका दिया, देखिए यंगस्टर्स ने उनको फिर करके भी दिया है। जैसे आफ्ताब इब्राहिम, उन्होंने जो है ना रोसो को आउट करके दिया डेब्यू मैच में, और इसी तरह तैयब ताहिर को उन्होंने जो है ना मौका दिया। तो इसी तरह मेरी नेक ख्वाहिशात हैं रिजवान के लिए कि रिजवान एज ए कैप्टन एज एन ओपनर जो है वो परफॉर्म करें। और तीसरे ओपनर की जो मैं बात कर रहा था तो वो रिजवान थे जो मेरे दिमाग से निकल गए थे, जो हमने PSL के बाद जो टीम बना रही थी बहरहाल। और वन ऑफ द फेवरेट हैं अपनी इंटेंट की वजह से, अपनी उस दिलेरी की वजह से, जिस दिलेरी से वो क्रिकेट खेलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके जी, तो ये तो थी कुछ एडवाइसेस जो हमने तारिक भाई से ली कल के मैच के हवाले से। आज के मैच के लिए अगेन पेशावर ज़ल्मी की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए उनको कांग्रेचुलेशंस, और इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी कांग्रेचुलेशंस कि उन्होंने इतनी अच्छी फाइट पुटअप करी और आगे भी वो इसी तरह फाइट पुटअप करते रहेंगे एंड इंशाल्लाह दे विल विन एज वेल। वी वांट के जब प्लेऑफ्स की तरफ जाए तो कुछ ऐसा सिचुएशन बनी हुई हो कि यार बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो और एक मैच भी जो है जो भी टीम जीते या जो भी टीम हारे उससे प्लेऑफ्स पे फर्क पड़ जाए, तब जाके ये PSL और मजीद एक्साइटिंग बन जाएगा। कल के मैच के लिए मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स दोनों को हम कहना चाहेंगे कि वो अपनी भरपूर परफॉर्मेंस दें एंड वी सी दैट कि अगर लाहौर कलंदर्स यहां से भी अपनी जीतने की स्ट्रीक शुरू कर दे तो शायद वो सारे मैचेस जीत जाए। हम इस मैच का दोबारा एनालिसिस करेंगे और आपसे मिलेंगे अगली एपिसोड्स में इन योर वन एंड ओनली शो बाटा प्रेजेंट्स हमारा HBL PSL ओनली ऑन हम न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।